मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट बीकॉम फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दिया हुआ है मिस्टर श्री विनियोगकर्ता अपने विनियोग जो 6% सरकारी प्रतिभूतियों में है निम्नलिखित सूचनाएं प्रस्तुत करते हैं। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 600 बॉन्ड्स जिसका अंकित मूल्य 60,000 रुपए और लागत 59,000। ठीक है ये बात। तो ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद में ट्रांजैक्शन है एक 6 का, एक 10 का, एक 1 का और एक 2 का। यानी एक साल में जैसे 17 से स्टार्ट होकर 18 तक जाता है क्या? क्रय किया, बेचा, क्रय किया और बेचा, 2 बार खरीदा और 2 बार बेचा। इन्वेस्टमेंट ये 6% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही है, इसको 2 बार ही खरीद लिया और 2 बार ही बेच दिया। ब्याज की डेट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 30 जून और 31 दिसंबर को ये है। तो 6 महीने का गैप होता है। जून के बाद में जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये डेट हमें ध्यान रखनी होती है क्योंकि जैसे ही ये डेट हमारे सवाल में आएगी वहां पे इंटरेस्ट रिसीव्ड होने की एंट्री अपने को करनी होती है। 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री विनियोगकर्ता की पुस्तकों में, इन्वेस्टर की पुस्तकों में विनियोग खाता और ब्याज खाता बनाइए, यह मानते हुए कि क्रय और विक्रय मूल्य पर 2% की दर से दलाली देय है। एमजीएस यूनिवर्सिटी 2012 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करना। ये क्वेश्चन यदि आता है तो 20 मार्क्स में आएगा क्योंकि 4 ट्रांजैक्शन हो गए, 2 खरीदने के, 2 बेचने के, इंटरेस्ट रिसीव्ड करने का एक ट्रांजैक्शन, ओपनिंग बैलेंस का एक ट्रांजैक्शन, क्लोजिंग बैलेंस का एक ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन बढ़ते जाता है। तो एक बड़ा क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं इसमें। अब आप देखो इसमें एक एक ट्रांजैक्शन को भी साथ में लेते चलते हैं। 105 रुपए की दर से ब्याज खरीद, ब्याज रहित 100 बॉन्ड्स क्रय किए, ब्याज रहित यानी एक्स इंटरेस्ट हो गया। फिर 1/10/2017 को 200 बॉन्ड्स 100 रुपए की दर से ब्याज रहित, तो ये भी एक्स इंटरेस्ट हो गया यानी ब्याज शामिल नहीं है। अब ब्याज शामिल नहीं है का मतलब ये होता है कि ब्याज अलग से देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात? देना तो पड़ेगा, ब्याज तो कहीं जाएगा ही नहीं। एक्रूड इंटरेस्ट जो होता है वो देना ही पड़ता है। सहित होता है तो उस रेट में इंक्लूड होता है, और रहित होता है इसका मतलब अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर 50 बॉन्ड्स जो थे वो आपके ब्याज सहित क्रय किए, इस बार कम इंटरेस्ट है तो उसको लेस करना पड़ेगा। और 100 बॉन्ड्स मूल क्रय में से 99 रुपए की दर से ब्याज रहित बेचे, तो इसमें ब्याज अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये पूरा आपका क्वेश्चन हुआ, 4 ट्रांजेक्शन हुए। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको इसकी डेट वाइज सारे ट्रांजेक्शन की नोटिंग लेनी पड़ेगी। मैं यहीं पे एक बार बता देता हूँ, फिर सवाल में आप नोटिंग में ले लेना। सबसे पहला काम आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेस्टमेंट या ओपनिंग इन्वेस्टमेंट एक ही बात है। उसके बाद में तो ओपनिंग आपके 1 अप्रैल को दे रखा है। 1 अप्रैल के बाद में अगली डेट आती है अप्रैल के बाद में 1/6, फिर 1/10, ये दोनों हो गए। तो मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रांजैक्शन लिखा 1/6/2017। फिर थर्ड ट्रांजैक्शन हुआ 1/10/2017, ये दोनों 17 खत्म। अगला साल शुरू हो गया तो चौथा ट्रांजैक्शन हुआ 1/1/2018 को। पांचवा ट्रांजैक्शन हुआ 1 फरवरी 2018। ठीक है। फिर छठा एंट्री आपके होगा खाते बंद करना, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है। इसमें भी 2 ट्रांजैक्शन होते हैं, पहला वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट और एक आपकी दूसरा काम होता है एक्रूड इंटरेस्ट, ये कैलकुलेट करना। कितने ट्रांजैक्शन हो गए? 6। 6 में 2 पार्ट हो गए तो 6 के 2 मतलब 7 हो गए। अब 30 जून और 31 दिसंबर इस लाइन में कहाँ आता है? तो जून कौन सा महीना होता है? छठा। तो 1 जून के बाद में 30 जून आएगा, तो एक एंट्री यहाँ पे ब्याज के बीच में आ गई, इंटरेस्ट।
तो एक ट्रांजैक्शन और बढ़ गया ब्याज कैलकुलेशन का, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर 1 जनवरी से पहले आएगा, यानी यहाँ आएगा, इस जगह पे फिर आपके इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी। तो टोटल ट्रांजैक्शन हो गए 6, एक 7, एक 8 और एक 9। 9 ट्रांजैक्शन आपके टोटल इस सवाल में होंगे, तब जाके पूरा क्वेश्चन, यानी 9 वर्किंग नोट हो गए। बड़ा क्वेश्चन 20 नंबर में इसीलिए पूछा जाता है, जितने ट्रांजैक्शन बढ़ते जाते हैं उतना। आपने इस सीक्वेंस को नोटिंग में लिया, कैसे होता है, 1 to 1 डेट लिखनी है पहले, क्लोजिंग का लिखना है और इंटरेस्ट की डेट को बीच में लिखना है, ठीक है ना। तो ये सवाल अगर आप डेट वाइज नहीं करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। डेट वाइज नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन, इसको क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं, डेट के क्रम में चलेगा सवाल, याद रहेगा। तो अब इसको अपने लेते हैं, 18% जीएसटी के साथ हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आंसर में थोड़ा बदलाव आएगा जो यहाँ पे किया हुआ है, देखते हैं। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप सीक्वेंस लिखेंगे। नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस एंड एक्रूड इंटरेस्ट, ये एक पहला ट्रांजैक्शन ये होगा। फिर नंबर 2, सेकंड ट्रांजैक्शन आपका कौन सी तारीख को है, 1/6/2017 है क्या, परचेज है क्या, परचेज। नंबर 3, अगला ट्रांजैक्शन कौन सा हो गया, 1/10/2017, ये आपका सेल, सेल ये ना। फिर चौथा 1 जनवरी 2018, क्या है, परचेज। और फिर पांचवा 1 फरवरी 2018, सेल। और फिर उसके बाद में छठा क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपके छठी एंट्री फर्स्ट पार्ट होगा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, करना है, ये फिक्स है, जिस दिन क्लोजिंग करोगे उस दिन। और सातवीं एंट्री एक तरीके से हम कहेंगे तो वो हो जाएगी आपके एक्रूड इंटरेस्ट। ये तो हमने सीक्वेंस क्वेश्चन की लिखी है। अब इसमें इंटरेस्ट अपने को बीच में फंसाना पड़ेगा, कौन सी डेट को आता है। तो जैसे पहला आया 30 जून को, तो यहाँ पे लिखा मैंने इंटरेस्ट। और अगला कब आएगा, 31 दिसंबर को, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 31 दिसंबर। यानी अब आप इस सीक्वेंस, ये आपका क्वेश्चन का फ्रेमवर्क हो गया। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ये सामने रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, सीक्वेंस में चलेगा। आप सभी को ये लिखना आ गया समझ में, ब्याज की डेट बीच में कैसे आती है वो भी समझ में आ गई। उसने लिखा था 30 जून, तो 1 जून के बाद में तो 30 जून आता है। और एक लिखा था आपके 31 दिसंबर, तो 1/10 के बाद में 31/12 आएगा, फिर तो अगला साल चेंज हो जाएगा, तो यहीं पे आएगा। तो ये अपने को इंसर्ट करना पड़ता है बीच में, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये इंटरेस्ट जब भी कैलकुलेट होगा 6 मंथ के लिए कैलकुलेट होगा, दोनों जगह पे 6M लिखिए। 6 महीने के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, क्योंकि 6-6 महीने से देती है कंपनी। अब इसमें कई बार बच्चे हमसे पूछते सर 6-6 महीनों का एक साथ लेंगे क्या, तो उसका आंसर है हाँ बेटा। इसमें क्या होता है, कंपनी जिसके पास इन द एंड ये सिक्योरिटीज होती हैं उसको वो ब्याज दे देते हैं। साल 6 महीने हैं, मैंने आपको बेचा, आपने किसी और को बेचा, किसी और ने किसी और को, बेचने का काम है, लगातार खरीदना बेचना होता रहता है। इन द एंड जिसके नाम से वो कंपनी के खाते में चल रहा होता है, कौन सी तारीख को, ब्याज की तारीख को, इंटरेस्ट की तारीख को, उस व्यक्ति को वो फाइनली कंपनी दे देती है। अब चूंकि आजकल तो सारा ऑनलाइन है, तो नाम ट्रांसफर हाथों हाथ हो जाता है। तो नाम ट्रांसफर हाथों हाथ होता है, तो जिसके पास है इन द एंड उसको उसका ब्याज दे दिया जाए, ठीक है। ये बात, कोई दिक्कत इसमें, एनी क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन, ये सारे वर्किंग नोट होंगे अभी जो हम बना रहे हैं, अकाउंट सबसे बाद में बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस में आपके देखो प्रश्न में दिया हुआ है, कॉस्ट जो है
वो तो आपकी दे रखी है 59,000, और जो उसका वैल्यू है वो है आपके 60,000। ठीक है, और इस पे एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैंने देखो लिखा है ओपनिंग बैलेंस एंड एक्रूड इंटरेस्ट। अब एक्रूड इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होता है, उसका सीधा सा आंसर है, सुन रहे हो ना सारे, यदि ब्याज की डेट और खाते बंद करने की डेट अलग अलग हो तो एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। क्या नोट किया? ब्याज की डेट का मतलब अभी 31 दिसंबर है, जबकि खाते बंद हो रहे हैं 31 मार्च को, तो 3 महीने हो गए ना, तो 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे एक्रूड इंटरेस्ट। मैं यहां पे अगर कभी भी इंटरेस्ट शब्द भी लिखता हूं तो उसका मतलब एक्रूड इंटरेस्ट ही है, ये भी ध्यान रखना है। तो इंटरेस्ट आपके कितना हो गया, वैल्यू उसकी फेस वैल्यू 60,000 है, इंटू 6% इन्वेस्टमेंट है, इंटू 3 महीने, 3/12। 3 महीने कैसे, 31 मार्च को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, 1 अप्रैल कह दो या 31 मार्च कह दो, सही है ना? ओपनिंग बैलेंस है तो 1 अप्रैल कह दो या 31 मार्च कह दो। तो 31 मार्च या 1 अप्रैल से पहले आपको कब मिला था इंटरेस्ट, तो आप कहोगे सर दिसंबर में मिला था, तो दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी और मार्च, पिछले 3 महीनों का ब्याज दिया, कितना आता है बेटा? 900 रुपए। ये आपके तीन चीजें आ गई, कॉस्ट, वैल्यू और इंटरेस्ट। पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया होगा बच्चों? ये हमने एक पूरा कर लिया, ये मैंने इस पे डबल लाइन लगा। अब सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज है, 1/6 को, तो नंबर 2 वर्किंग नोट, परचेज प्राइस। तो परचेज प्राइस कितना खरीदा, कितने में खरीदा? 100 खरीदे थे 105 की रेट में, है ना? तो लिखेंगे 100 इंटू 105, तो कितना हो जाता है? 10,500। एड ब्रोकरेज 2%, कितना हो जाता है? 210। एड जीएसटी एट दी रेट 18%, किसका? 210 का, कितना होता है? हाँ बेटा, 210 का 18%, 37.8। जोड़ दो, कितना होता है टोटल यहां तक का? तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10,747.8। ठीक है, अब ये ब्याज सहित था या रहित था, अब बात आती है, तो बताओ क्या था ये? ब्याज रहित था, है ना? एक्स इंटरेस्ट, ब्याज रहित था मतलब एक्स इंटरेस्ट था, तो यदि ये एक्स इंटरेस्ट था तो इसको सीधा कॉस्ट लिख दो और यहां पे डबल लाइन कर दो, क्योंकि इसमें तो ब्याज शामिल नहीं है, सही है ना? ब्याज रहित था मतलब ब्याज शामिल नहीं है, नहीं है तो ये कॉस्ट हो गई, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इक्वल टू 10,000 इंटू 6% इंटू, अब यहां पे एक बार हाथ रुक गया, एक छठा महीना, तो 1 जून हो गया, 1 जून से पहले आपको कब मिला हुआ है ब्याज? तो आप कहोगे सर 31 दिसंबर को ही मिला हुआ है, उससे पहले आपको कभी ऐसा हुआ नहीं कि ब्याज मिला हो। तो 5 महीने हो गए, सही है ना? कितने महीने हो गए? 5 मंथ। तो 5/12 कितना होता है? 250 रुपए। ये आपको तीनों चीजें आ गई, ये कॉस्ट हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया, और ये जो 10,000 है ये नॉमिनल प्राइस हो गया। नॉमिनल प्राइस आपको पता ही है 100 रुपए में होती है, तो 100 क्या थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी, तो 100 रुपए मानना है, 100 इंटू 100 10,000 आया, याद रहेगा? कोई ये मत सोचना कि सर ये 10,500 क्यों नहीं लिया। ब्याज नॉमिनल प्राइस पे मिलता है, जो एक शेयर की या डिबेंचर की जो नॉमिनल प्राइस होती है ना, अंकित मूल्य, उस पर मिलता है। सेकंड ट्रांजेक्शन कंप्लीट, कंप्लीट हो गया, तो आप देखो यहाँ पे मैंने इस पे टिक लगा दिया, ये दो कंप्लीट हो गए।
अब जैसे ही 2 लगाया, अब मुझे ये दिख गया इंटरेस्ट। इसका मतलब अब ब्याज की डेट आ गई है, और ब्याज की डेट थी 30 जून। तो यहां पे अब आप लिखेंगे नंबर 3, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब इंटरेस्ट रिसीव्ड की बात आती है तो इसके पास पहले 60,000 की वैल्यू के थे। हाँ बोलो। 10,000 इसने और खरीद लिए, तो टोटल कितना हो गया इसके पास? 70,000 का। हाँ बोलो। सही है ना? इसको ब्याज कितने पे मिलेगा? जितना इसके पास इन्वेस्टमेंट है। तो ओपनिंग बैलेंस था 60,000 और 10,000 उसका क्या हो गया? खरीदा। तो 70,000 पे इसको ब्याज मिलेगा 6% से 6/12। ये हमेशा 6/12 होता है। कितना है? हाँ बेटा, 2,121। ये केवल इंटरेस्ट की ही एंट्री होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है ये। 3 ट्रांजेक्शन हो गए कंप्लीट। ब्याज कैलकुलेशन करना आ गया। 70,000 कैसे आया समझ में आया? 6/12। साल में 2 बार मिलता है इसलिए 6/12 ही होगा। अगर साल में 1 बार मिलता हो ना तो सीधा परसेंटेज हो जाएगा। ये मैंने तीसरा ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट कर दी। चौथा ट्रांजेक्शन है सेल, 1/10 को। तो नीचे आ जाओ, चौथा ट्रांजेक्शन सेल प्राइस। तो सेल प्राइस में आपके सबसे पहले कितना बेचा? 200 बेचे। किस रेट में? 100 रुपए में। 200 इंटू 100 बराबर कितना हो गया? 20,000। लेस ब्रोकरेज @2%। कितना होता है? 2,000 का 2% 400 होता है क्या? तो 400 घटाना है। और लेस जीएसटी 18%। तो 400 का 18% कितना होता है? 72 घटाना है। तो घटाने पर अब आपके क्या आया? 20,000 में से 472 घटाएंगे तो 19,528। अब ये होने के बाद में याद करो कि ब्याज सहित है या रहित है। बताओ क्या है? रहित है। रहित है तो यहाँ डबल लाइन लगा दिया करो। डबल लाइन किस चीज के लिए लग रही है? रहित होने पे। याद रहेगा? ये याद रखने का तरीका है कि आप इस चीज को ऐसे बोला करो, ब्याज रहित है क्या, डबल लाइन लगा दो बस। यानी ये कॉस्ट हो गई। डबल लाइन लगाने का मतलब ये कॉस्ट हो गई, इंटरेस्ट अलग से लेना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट, ये कौन सी तारीख का ट्रांजेक्शन था? 1/10 का, है ना? तो एक तो ब्याज जो है वो 20,000 पे कैलकुलेट होगा। 200 है ना? 200 इंटू 100 नॉमिनल प्राइस कितना हो गया? 20,000 इंटू 6% इंटू, अब ये तारीख, ये जो ट्रांजेक्शन की तारीख है ना वो है 1/10। तो 1/10 का मतलब 1 अक्टूबर हुआ। उससे पहले आपके ब्याज जस्ट ऊपर कैलकुलेट करके आए हो 30 जून को। तो इससे पहले जून को मिला हुआ है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर लेना नहीं है, अक्टूबर 1/10 है तो लेना नहीं है। 3 महीने, तो 3 महीने का ब्याज एक्रूड इंटरेस्ट हो गया। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब 3 महीने इसके पास था, बेचने से पहले 3 महीने किसके पास था? इसी के पास था। तो इस 3 महीने का ब्याज किसका होगा? इसका खुद का होगा। इसलिए एक्रूड इंटरेस्ट बोलते हैं इसको। जिसको कमा तो लिया पर प्राप्त नहीं हुआ। और प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंपनी तो 6-6 महीने से देती, इसलिए प्राप्त नहीं हुआ। तो कितना है बेटा? 300। ये आपके इंटरेस्ट हो गया। अब इसमें भी 3 चीजें आ गई, कॉस्ट, है ना, नॉमिनल प्राइस और इंटरेस्ट। ये तीनों चीजें हमें चाहिए होंगी खाता बनाते समय। ये 3 अमाउंट एग्जैक्ट चाहिए। यहां पे आते हैं वापस। मेरा ये चौथा पॉइंट भी पूरा हो गया। अब फिर ब्याज की डेट आ गई। ये डेट अब आप सोच लो कितनी इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे ऊपर नीचे लिख देते हो सवाल गलत हो जाएगा। तो अब इंटरेस्ट की डेट आ गई, तो जल्दी से नीचे यहाँ पे आ जाओ। 5वां वर्किंग नोट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड में अब इसके पास विनियोग है कितना? इसके पास पहले 70,000 था। 70,000 में से 200 बेच दिए। 200 यानी 20,000 का बेच दिया।
तो अब इसके पास बचा कितना है? 50,000 ही विनियोग बचा है, और जितना इसके पास होता है उसी पे तो ब्याज भी देगी कंपनी। तो 50,000 इंटू 6% इंटू 6/12 कैलकुलेट करो कितना होता है बेटा? 1500। बॉक्स में बंद कर दो। ये इंटरेस्ट है। समझ में आ रहा है बेटा? लाइन टू लाइन एक एक ट्रांजेक्शन चल रहा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। कोई क्वेश्चन यहां तक है नहीं? अब वापस अपने मेन सवाल में चलते हैं। ये हमारी देखो ट्रैक रिकॉर्ड है। अब हमने ये इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर दिया। अब अगला ट्रांजेक्शन परचेज 1 जनवरी को, ठीक है? तो 1 जनवरी को आ जाओ, परचेज चौथा ट्रांजेक्शन हो गया। यहां पे लिखेंगे छठा, परचेज प्राइस। परचेज का मतलब परचेज प्राइस। कितना खरीदा इसने? 50 खरीदे 98 रुपए की रेट से। तो 50 इंटू 98 कितना होता है? हाँ बेटा बोलना। 4,900। परचेज किया तो एड ब्रोकरेज एट दी रेट 2%, कितना हुआ? हाँ बेटा 98, और प्लस जीएसटी एट दी रेट 18%। किसका 18%? 98 रुपए का। कितना होता है? 17.64। टोटल लगाओ तो आता है 5,000 5,115 पॉइंट। कैसे हो सकता है? 5,015.64 हो गया। अब उसके बाद में ये करने के बाद देखो, मैं हर बार एक ही बात रिपीट करता हूं। ये कर लिया, अब देखो कि ब्याज सहित है या रहित है। क्या है? सहित है। कम इंटरेस्ट है ना, कम इंटरेस्ट है तो डबल लाइन नहीं लगेगी, लेस इंटरेस्ट। क्या होगा? लेस इंटरेस्ट। तो लेस इंटरेस्ट में 50,000, 50 इंटू 100 हो जाएगा, तो 5,000 नॉमिनल प्राइस हो गई। ये नॉमिनल प्राइस कहां से लाता हूं मैं, पता चल रहा है ना? 50 थे, 100 से गुणा कर दी। भाई हमने खरीदा 98 में, वो अलग बात है, पर चीज तो वो 100 की है ना। तो ये इसलिए 5,000 इंटू 6% इंटू, अब इसमें ब्याज कब मिला था? तो ये 1 जनवरी का ट्रांजैक्शन है। इससे जस्ट पहले ब्याज आपको 31 दिसंबर को मिला था। तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई अंतर है ही नहीं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0/12। तो आंसर क्या आ जाएगा? नील। इसका मतलब ब्याज इसमें नील है। तो कॉस्ट कितनी होगी? 5,015.64। ये आपकी कॉस्ट हो गई, ये आपका इंटरेस्ट हो गया, ये आपके नॉमिनल प्राइस हो गई। 3 चीजें चाहिए हर ट्रांजेक्शन में अपनी। समझ में आ रहा है बेटा? 0 क्यों लिखा? क्योंकि 0 ही होना था। 1 तारीख और 31 तारीख में कोई अंतर ही नहीं होता। रात को 12 बजे से 1 मिनट पहले 31 तारीख है, और जैसे ही 12 बजा वो 1 तारीख हो गई, तो उसमें कोई ब्याज नहीं बनता। तो एक 31 दिसंबर था और एक 1 जनवरी था, इसलिए नहीं आएगा। अच्छा, ये सारा वर्किंग नोट चल रहा है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा महत्व इस बात का नहीं है कि आप बहुत अच्छे से लिखे, पूरा डिटेल लिखे। दैट इज ओनली अ वर्किंग कैपिटल। अब अपना वापस ट्रैक रिकॉर्ड पे आते हैं। यहाँ पे हमने इस ट्रांजेक्शन को भी पूरा कर दिया। अगला ट्रांजेक्शन सेल है फरवरी में, तो सेल पे आते हैं। देखो तो अगला वर्किंग नोट छठा, 7वां सेल प्राइस। और वैसे अगर आप ये अपने आप को देखना चाहें तो आप नोटिस करें, 2 बार परचेज सिखा है, 2 बार सेल्स लिखा है, 2 बार इंटरेस्ट सिखा है। एक ही सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, सेल प्राइस। तो सेल प्राइस कितना बेचा? 100 बेचे हैं 99 की रेट से। 100 इंटू 99 तो कितना हो गया? 9,900। सेल है तो लेस ब्रोकरेज एट द रेट 2%, कितना होता है? 198 लेस जीएसटी एट द रेट 18%, कितना? 98 का 18%, 64। यहां तक घटाओ, ये दोनों घटाने हैं, तो घटाने पर क्या आया? हाँ बेटा, घटाने पर
9,6,6,6,36। अब यहां पे आते ही आपको क्या प्रश्न देखना है, ब्याज सहित है या रहित है, कम इंटरेस्ट है या एक्स इंटरेस्ट है, बोलो। एक्स इंटरेस्ट होते ही क्या करते हो, डबल लाइन, इंटरेस्ट नीचे कैलकुलेट करो। डबल लाइन का मतलब ये खुद ही कॉस्ट हो गई, ठीक है ना। और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो 10,000, कहां से आया 10,000, 100 इंटू 100 इंटू 6% इंटू, अब इससे पहले आपकी ब्याज कब मिला था, 31 दिसंबर को, तो जनवरी एक महीना ही हुआ, 1 फरवरी तो लेना नहीं है, तो 1/12 सॉल्व करें कितना था, 50 रुपए, बॉक्स में बंद करें। फिर से 3 चीजें आ गई, कॉस्ट, इंटरेस्ट और नॉमिनल प्राइस। समझ में आ रहा है बेटा, हर ट्रांजैक्शन में 3 चीजें आएंगी। अब ये 7वां ट्रांजैक्शन पूरा करते ही वापस फिर से ऊपर आ जाओ, ये हमने सेल का ट्रांजैक्शन भी पूरा कर दिया, लाइन टू लाइन चल रहा है। अब हम आ गए क्लोजिंग पे। क्लोजिंग में एक तो अपने को वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, वैल्यूएशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं, इन्वेस्टमेंट। हमारे पास जो विनियोग बचा है उसका अब मूल्य कितना है, वैल्यू क्या है आज की डेट में, और एक एक्रूड इंटरेस्ट, ये 31 मार्च को होएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों काम अब हम करेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग नोट में 8 लिखेंगे क्लोजिंग ऑफ अकाउंट और डेट लिख दो 31 मार्च 2018 इस प्रश्न के अनुसार। तो क्लोजिंग में 2 काम करने हैं, फर्स्ट एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट में जैसे ही कैलकुलेट करने की बात आएगी, इंटरेस्ट कैलकुलेशन जब भी आपको करना होगा तो उस कंडीशन में ये देखो इसके पास अब इन्वेस्टमेंट कितना है। तो ये देखो यहाँ पे पहले इसके पास 50,000 था यहाँ तक, फिर उसने 50 और खरीदे यानी 5,000 के, तो 55,000 हो गया। 55,000 में से बेचा कितना, 100, यानी 10,000 का बेच दिया, तो कितना बचा 45,000। 45,000 इंटू 6% इंटू 3/12। एक्रूड इंटरेस्ट जो क्लोजिंग पे निकालोगे, ओपनिंग में 3 महीने था तो क्लोजिंग में 3 ही होगा, क्योंकि दिसंबर में ब्याज मिला हुआ है, तो जनवरी, फरवरी और मार्च कितना है, हाँ बेटा 675, ये आपका इंटरेस्ट है। आसान है ये काम। अब अपना अगला काम आता है सेकंड, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमारे पास जो अब बचा है ना विनियोग, उसका वैल्यू कितना है, ब्रैकेट में लिख दो फीफो मेथड, FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इसमें हम ये मानेंगे कि जो हमने पहले खरीदा था ना उसको पहले बेचा। ऐसा मानने के पीछे रीजन ये होता है क्योंकि आप बार बार खरीदते हो, कभी ज्यादा रेट में कभी कम रेट में, ऐसा चलता रहता है। तो फीफो मेथड का मतलब है अगर पहले ज्यादा वाला आया तो पहले ज्यादा वाला जाएगा, पहले कम वाला आया तो पहले कम वाला माना जाएगा। हम यहाँ पे एक तरीके से कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विनियोगों की कॉस्ट प्राइस क्या है ये कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आपके पास पहला प्रश्न आता है कि इन्वेस्टमेंट की नॉमिनल प्राइस 45,000 का विनियोग आपके पास बचा है, सच बोलो हाँ या ना, सही है। क्लोजिंग है ना, ये तो क्लोजिंग बैलेंस नॉमिनल प्राइस है, ये क्या है, नॉमिनल प्राइस। अंकित मूल्य तो 45,000 है। अब हमें इसकी कॉस्ट निकालनी है, ये कैसे होगी, ये आप मेरे साथ थोड़ा सा यहाँ पे आते हुए चले। सबसे पहले आपके पास कितना था, 60,000, ठीक है। इसमें से आपने फिर खरीदा कितना, 10,000, 60 और 10 70। पहले कौन आया 60, फिर आया 10, फिर आया 10। अब आप यहां पे बेचते हो, पहली बार जब बेचा 200 यानी 20,000, तो ये कौन से वाला गया, 60,000 में से गया ना, पहले आया वो पहले जाएगा, तो 60,000 में से 20,000 चले गए। अब आपके पास बैलेंस कितना बचा, पुराना तो 40,000 और 10,000 अभी पड़ा है एज इट इज, सही चल रहा है। फिर उसके बाद में आ गया, फिर परचेज आपने किया 5,000, तो अब आपके पास कितना हो गया, 40 1 10 1 और 5 1 55। 40 सबसे पहले वाला,
फिर 10 दूसरे नंबर खरीदा वो, और 5 तीसरे नंबर खरीदा वो। चलो, उसमें से बेचा कितना? 10,000। ये 10,000 कौन से वाला बेचोगे? फीफो मेथड, पहले वाला बेचो। तो 40 में से 10 गया, कितना बचा? 30 तो बचा फर्स्ट, है ना। 10 बचा आपके पास सेकंड, और 5 बचा थर्ड। सही बात है। ये ओपनिंग बैलेंस था, ये परचेज था, ये परचेज। टोटल कितना बनता है? 45,000। ये देखो हमने लिखा है यहाँ पे 45। समझ में आ गई ये बात? पहले जो आया उसको पहले बेचा जाएगा। आपके पास पहले से ही 60,000 था, तो 60,000 में से आपने एक बार बेचा कितना? पहले ही पहले 20,000 का, फिर बेचा 10,000 का, तो 30,000 चला गया, 30,000 बच गया। 30, 10 और 5, ये हमने लिख दिया। ओपनिंग में से 30 का बचा है, फिर सेकंड और फिर थर्ड। तो प्यारे बच्चों, अब इस 45,000, ये तो नॉमिनल प्राइस हुई, ये हमने यहां से समझ लिया है। अब इस 45,000 में 30,000 एक है, फर्स्ट वाला, जिसको हमने कहा ओपनिंग वाला, ठीक है। एक लाइन छोड़ के एक आपने पहला परचेज किया था, वो आपके कितना है? 10,000। ये जैसा खरीदा था वैसे ही पड़ा है, इसमें से हमने कुछ बेचा नहीं। और एक और लाइन छोड़ के फिर से परचेज लिखे 5,000। ये आपके पास इस तरीके से 45,000 बचा है। इस 10,000 को चूंकि हमने टच ही नहीं किया, तो इसकी कॉस्ट तो एज इट इज लिख दो। तो इसकी कॉस्ट 10,000 की कितनी है? यहां से देखो, ये रहा 10,000 की कॉस्ट कितनी है? 10,747.8। यही है ना। कॉस्ट पे अंडरलाइन करना है, कॉस्ट लिखनी है 10,747.8। ये मैंने यहां पे लिखा 10,000 कितना? 447 है, 747.8। कोई दिक्कत इसमें? ये कॉस्ट है, ये नॉमिनल प्राइस है। अब 5,000 में भी हमने कोई चेंज किया नहीं, जैसा खरीदा था वैसा ही पड़ा है, तो इसकी भी कॉस्ट ले लो खाली। तो 5,000 की कॉस्ट ये है, देखो 5,015.64। तो कॉस्ट जहां पे लिखते हैं वही लिखते हैं, 5,015.64। सही है। अब एकमात्र ये बचा 30,000। इसमें हमारे पास कॉस्ट है, देखो आप बोर्ड थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां पे इस 60,000 की कॉस्ट कितनी दे रखी है? 59,000। ये 60,000 की है, तो 30,000 की कितनी होगी? तो वो निकालने के लिए अब आप यहां पे फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे? 30,000 की कैलकुलेट करनी है ना। हमारे पास दी हुई कितने की है? 59,000 की। ये 59,000 की कितनों की है? 60,000 की है, तो 30,000 की कितनी होगी? यानी 59,000 अपॉन 60,000, 60,000 इंटू 30,000। सही है। कितना आता है? 2500। आधा हो गया जी। भाई 60,000 का 59,000 है, तो 30,000 का कितना होगा? ये फॉर्मूला वो है। सही है ना भाई। 2 रुपए में एक वस्तु आती है, तो 1 रुपए में कितनी आएगी? सर आधी आएगी। सही है ना? वही सेम पैटर्न। अगर ये तीनों चीजें आ गई, तो अब आप इसकी टोटल लगाओ। ये आपके वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, VOI कहलाएगा। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आता है टोटल? टोटल लगाना बेटा। 45,000। हाँ बेटा, 45,263.44। ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बार देखते हैं, देखो यहाँ पे ये आपका रहा आंसर, यही आता है 45,263। ये आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 45,255। ये आंसर हमारे मैच नहीं करेगा, क्योंकि हम GST कितना परसेंट लेते हैं? 18%। ये पुराने पैटर्न से है। क्लियर? तो आप भी अपनी किताब में ये आंसर अपडेट कर लो, 18% GST लिखो,
45,263 लिख लो। ज्यादा अंतर नहीं है बेटा, 13 रुपए का ही अंतर है। वो 13 रुपए जीएसटी के कारण से हो गया। ठीक है? तो कह रहे हो जो हम वापस अपनी जगह पे आ गए, सारे वर्किंग नोट कंप्लीट हुए हैं, यानी अब तक सिर्फ हम वर्किंग नोट कर रहे थे, अब सॉल्यूशन पार्ट आएगा। यहां तक का 0 नंबर है, जो वर्किंग नोट है ना, मेन जो पूछा वो तो बताया ही नहीं। तो अब आपको बनाना है इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो वो हम बनाते हैं टेबुलर फॉर्म में बनाएंगे हम। कैसे होती है देखना। फिर बच्चों इसमें हम क्या करेंगे, एक टेबुलर फॉर्म में अकाउंट बनाएंगे। पहला कॉलम आप यहाँ पे सबसे ऊपर लिख दे 6% इन्वेस्टमेंट, जो भी नाम है अकाउंट। सबसे पहला कॉलम नॉमिनल प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस, और फिर इंटरेस्ट। नॉमिनल प्राइस, कॉस्ट प्राइस और इंटरेस्ट, ये टेबुलर फॉर्म में सारा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, तो ओपनिंग बैलेंस आप पहले वर्किंग नोट में चले जाओ। 60,000 नॉमिनल प्राइस था, लिखो बेटा लिखो, कॉपी में लिखो। पर्दा खोल दे रहे एक पीछे, पर्दा खोल दो, कॉपी दिखाई दीजिए। मैं बोलता रहूंगा, अब आपको पता तो चल गया ना। अब जैसे टू बैलेंस बीडी, नॉमिनल प्राइस में आपको कितना लिखना है, 60,000। उसके बाद में कॉस्ट प्राइस में यहाँ पे आपके लिखो 59,000, और इंटरेस्ट कितना था, 900। सही है। पहले ट्रांजेक्शन की तीनों चीजें आ गई। दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है बच्चों, परचेज है। तो परचेज इस तरफ लिखा जाता है टू में, तो लिखिए टू में परचेज की जगह टू बैंक नॉमिनल प्राइस कितने का था, 10,000। कॉस्ट प्राइस कितनी है उसकी बेटा, कॉस्ट प्राइस 10,700 पॉइंट, तो उसको 6 कर लो, 47 है ना, 747 या 48 कर लो। और उसके बाद में ब्याज कितना है उसमें, 250। तीनों चीजें एक साथ लाइन से आ गई ना। अब आप समझ गए होंगे हमने तीनों चीजें एक साथ क्यों लिखी थी। अब उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, है ना बेटा। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड लिखा जाता है बाय बैंक। तो बाय बैंक में नॉमिनल प्राइस में डैश, कॉस्ट में डैश, केवल ब्याज कितना आता है, 2,100। ठीक है, ये हमने तीसरे ट्रांजेक्शन से लिया है, लाइन से चल रहा है। चौथा ट्रांजेक्शन क्या है, सेल। तो बाय बैंक, नॉमिनल प्राइस कितनी है उसकी, 20,000। कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट लिखा हुआ है वही लेना, कितना, 528, राउंड ऑफ करके बोलना है ना। और ब्याज कितना है, 300। अगला ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो बाय बैंक कितना, डैश डैश 1500 कर दो। अगला ट्रांजेक्शन सेल्स परचेज, तो टू बैंक कितने परचेज किया, 5,000। कॉस्ट कितनी है, 5,016 कर दे, 5,016। और इंटरेस्ट नील। उसके बाद में अगला ट्रांजेक्शन बाय बैंक कितना बेचा, 10,000। कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट 966, तो 67 कर दो, 9667 कर दो। और इंटरेस्ट कितना है, 50 रुपए। हो गए यहां तक बच्चों। उसके बाद में क्लोजिंग पे पहुंच गए हम लोग। तो क्लोजिंग का आप लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी, उसमें नॉमिनल प्राइस 45,000 लिख दिया। कॉस्ट कितना है, निकाला हमने कॉस्ट उसका 45,263 है ना, 63 पॉइंट, तो फिर 63 रहने दो। और उसके बाद में एक्रूड इंटरेस्ट कितना था, एक्रूड इंटरेस्ट था ना इसमें, ऊपर लिखा था 6
75। आ गई तीनों चीजें इसकी भी। बस ये इतना ही सवाल है। अब आप डिफरेंस निकालेंगे केवल। इसका डिफरेंस जिस तरफ भी आएगा उसको पी एंड एल लिखना है। हर अकाउंट का अलग अलग चलेगा। जैसे सबसे पहले नॉमिनल प्राइस है, उसका टोटल तो सेम आ रहा है दोनों तरफ, देखो 75,000। दूसरे का भी 75,000, सही है। अब आप कॉस्ट वाले का अंतर देखो कितना आ रहा है, और ब्याज वाले का आपका इस तरफ का टोटल ज्यादा आएगा सीआर का। तो इस तरफ का टोटल लगाना कितना होता है बेटा, जल्दी करो बेटा। इंटरेस्ट सीआर साइड टोटल 5,000, 5075 है क्या, 5075। तो इधर भी लिख दो 5075। तो अंतर कितना हुआ, 2 पी एंड एल लिखो। इंटरेस्ट वाले कॉलम में केवल कितना अंतर आएगा, 950 घटा 1150 घटा दो, कितना आता है, 3,925। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी तरीके से कॉस्ट वाले का देखो डिफरेंस कितना आता है, ज्यादा किस तरफ का है पहले वो बताओ, डीआर साइड का ज्यादा है या सीआर साइड का, किसका, डीआर साइड का टोटल बोलो कितना है, कॉस्ट साइड के किस तरफ का ज्यादा है, देखो 4225 है क्या, पहले गलत बोल दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज कर लो बेटा। ये चेंज कर रहा हूं मैं बेटा, गलत हो गया। दोबारा से बोलो संख्या कितनी है, 4625। अंतर कितना आता है, बोलो अंतर। नहीं बेटा, 4625 में से 1150 ही तो घटाना है। कितना, 3,400, 3,475। ठीक है। अब इसका बताओ कॉस्ट में किस तरफ का ज्यादा आया, कितना है बोलो टोटल, 74764। और इधर अंतर कितना आता है, 306। ये पी एंड लिख दो, बाय पी एंड। तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।